प्रेगनेंसी कंडीशन है जिसमें कि जो कि आपके यूट्रस में वाटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विक्रम गोस्वामी। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी सुविधा का लाभ तब ले सकता है जब वो स्वस्थ होता है, और स्वस्थ होने के लिए व्यायाम जरूरी है, अच्छा आहार जरूरी है, और किन्हीं कारणों से यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बहुत सारी पद्धतियाँ हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक पद्धति के बारे में, ऐसी ही एक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, होम्योपैथ के बारे में। होम्योपैथ को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे भ्रम भी हैं और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं होम्योपैथ क्या है। आज हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एमडी इन होम्योपैथ डॉक्टर तक्षशिला जी। तक्षशिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तक्षशिला जी, सबसे पहला सवाल, होम्योपैथी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए, होम्योपैथी का जो मेन ओरिजिन है वो जर्मनी से हुआ। डॉक्टर हैनेमन थे, उन्होंने ही हिमसेल्फ वॉज एन एलोपैथिक डॉक्टर, बट वाइल डूइंग हिज प्रैक्टिस ही केम अक्रॉस विथ सम ट्रांसलेशन वर्क। तो कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन करते हुए उनको कुछ चीज़ों का ऐसा अनुभव हुआ कि शायद एलोपैथी में जितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन का आ रहा है वो शायद मेडिसिन की ओवरडोजेस की वजह से ही है। तो उसी चीज़ का सॉर्ट आउट, उसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने एक मेडिसिन थी सिंकोना, उसका प्रूविंग उन्होंने अपने ऊपर ही किया, और जब उस प्रूविंग से वो फुल्ली सेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने होम्योपैथी का स्टार्टिंग की। होम्योपैथी भारत में कैसे एंट्री हुई होम्योपैथी की? हाँ जी, होम्योपैथी का भारत में एंट्री होने का सबसे मेन रीज़न था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी डॉक्टर्स थे या हमारे ब्रिटिशर्स जो आते थे वो उस टाइम होम्योपैथी का यूज़ करते थे। तो जो लोग यहाँ भारत में थे उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से प्रैक्टिशनर्स, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर यूजली इंडिया विज़िट करते थे। जो मेन ओरिजिन 1810 के अराउंड जो है होम्योपैथी भारत में आनी शुरू हुई, बट 1839 में मेन जो इंसिडेंट हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, ही सफ़र्ड विद वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो उनका ट्रीटमेंट जो था डॉक्टर जॉन मार्टिन हॉइंगबर्ग ने किया था। जस्ट बिकॉज ऑफ विद द मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी ही गॉट रिलीव विद द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, और उस चीज़ से बिल्कुल बहुत खुश होके महाराजा रंजीत सिंह ने होम्योपैथी को इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया। लास्ट में डॉक्टर जॉन मार्टिनसन जो थे वो कोलकाता जाके शिफ्ट हो गए थे, और बेसिकली हमारी इंडिया में होम्योपैथी का हब जो है वो कलकत्ता से ही बनना शुरू हुआ। हाँ, क्योंकि देखने को मिलता है अधिकांश डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं कलकत्ता बेस्ड हैं, वो वहीं से आते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं, होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कलकत्ता से आते हैं। तो मतलब भारत में जो एंट्री होम्योपैथी की होती है वो कलकत्ता से हुई। जी, बिल्कुल सही कहा। तो होम्योपैथी का जो हब बनना शुरू हुआ वो कलकत्ता से बना हुआ, लेकिन अभी आप जान सकते हैं कि इस समय में होम्योपैथी ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत अच्छे से स्प्रेड है। वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 186 रनिंग कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज रनिंग है, और उसके अंडर ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 लाख डॉक्टर्स हमारे अभी तक रजिस्टर्ड है। एक सबसे बड़ा सवाल था होम्योपैथी को लेकर, जो लोगों के अंदर लोग परसेप्शन बना चुके हैं, उनका थॉट सेट ऐसा हो गया है। होम्योपैथी बड़ी स्लो मेडिसिन है, मतलब बहुत धीरे धीरे काम करती है, इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथ की तरफ जाना पड़ता है। होम्योपैथी के हॉस्पिटल्स जरूर हैं, मगर वहाँ पर लोगों को देखा जाता है कि कम लोग जाते हैं। डॉक्टर्स के पास, जो प्रैक्टिशनर हैं उनके पास में जाके ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो ये क्या बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि ये स्लो मेडिसिन है, धीरे धीरे काम करती है, इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती है? नहीं विक्रम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है होम्योपैथी को लेके। देखिए, बेसिकली बीइंग एन होम्योपैथ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हम होम्योपैथ्स के पास पेशेंट फर्स्ट इंस्टेंट पे कभी नहीं टर्न अप होता। इफ़ देयर इज़ एनी मेजर इशू, पेशेंट कोशिश करेगा वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आइदर दिल गो टू एलोपैथी और सम अदर है, बाकी सब जगह से निराश होके यूजली हमारे पास आते हैं।
तो होता क्या है उस केस में कि जब ऑलरेडी केस इतना ओल्ड रनिंग है, वो एक क्रॉनिक केस में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस केस में रिलीफ देने के लिए कुछ समय तो लगता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि होम्योपैथी इज़ अ स्लो एक्टिंग रेमेडी। आप मुझे कोई भी एक एक्यूट केस ला के दीजिए, जनरली आजकल का जो मौसम है कोल्ड कफ का पेशेंट ला के दीजिए, नॉर्मली क्या है, आप एलोपैथी में अगर जाएंगे डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू द एंटीबायोटिक्स। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स को रिएक्ट करने में ही 48 आवर्स का टाइम लगता है, बट बीइंग एन होम्योपैथ आई कैन एश्योर यू, अगर पेशेंट हमारे पास इनिशियल स्टेज पे आता है विथ प्लेन सिम्टम्स, विद इनिशियल सिम्टम्स, हम विद इन 2 to 3 आवर्स पेशेंट को काफ़ी हद तक सेटल डाउन कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि जब बुखार होता है किसी व्यक्ति को, मैं बहुत बेसिक सी बीमारियों के बारे में बात करता हूँ, जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो वो होम्योपैथी की तरफ नहीं जाता है, वो जाता है एलोपैथ की तरफ, वो आयुर्वेद की तरफ भी नहीं जाता है। उसको उसके दिमाग में केवल एक माइंड सेट होता है उसका कि मैं एलोपैथी की कोई मेडिसिन ले लूंगा, किसी एलोपैथी के डॉक्टर से मिल लूंगा जी। और उनसे मिली मेडिसिन मुझे जल्दी ठीक कर देगी। ऐसा होम्योपैथ में संभव है जी, कि बिल्कुल। अगर होम्योपैथ के पास आए और 2, 3, 4 खुराक के अंदर वो ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इंस्टेंट ऑफ वो बाकी सब चीज़ें ट्राई करने से पहले अगर डायरेक्टली हमारे पास आता है तो हम पेशेंट को विद इन फ्यू आवर्स वो रिलीफ दे सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, फीवर केस की अगर हम बात करें तो यूजली क्या, पैरासीटामोल खाने के बाद पेशेंट को लगता है कि फ़ीवर ठीक हो गया, बट फीवर ठीक नहीं हुआ, सिर्फ उसकी सेंसेशन कुछ टाइम के लिए डाउन गई, वो मे बी 6 आवर्स और 8 आवर्स, उसके बाद दोबारा से उसको उस दवाई की ज़रूरत है। लेकिन व्हाट इज़ द कॉज, फीवर हुआ किस रीज़न से है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को कंसिडर करके एक सही मेडिसिन सही टाइम पे दें तो विद इन फ्यू आवर्स, कुछ एक घंटों में पेशेंट को रिलीफ आ सकता है। जी। एक और बात है जो होम्योपैथी को लेकर होती है, जी, लोग ड्रिंक करते हैं रात को और सुबह एक मेडिसिन है, शायद नक्स भूमिका उसका नाम है जी उसकी ड्रॉप्स ले लेते हैं और बोलते हैं कि वो हैंगओवर जो है वो उतर गया। जी। तो इसकी इफेक्ट करती है, कुछ फ़ायदा करती है? देखिए विक्रम जी, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं दे आर प्रूवन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो नक्स वोमिका का जो आपने एग्जांपल दिया वो एक अपने आप में वो मेडिसिन है जिसका ये काम है कि कोई भी अल्कोहलिक ब्रिवरेज इफ़ यूल टेक तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर बॉडी पे है तो आप नक्स वोमिका लेंगे तो नो डाउट कि उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर ओवर द प्रैक्टिस अगर पेशेंट, आई शुड नॉट से पेशेंट, लेकिन अगर कोई बंदा इस चीज़ को अपनी हैबिट ही बना ले कि रात में उसने ड्रिंक करनी है और सुबह उसने नक्स वोमिका 200 खा लेनी है, तो अप टू सर्टेन टाइम तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ से रिलीफ लगेगा। लेकिन एक टाइम के बाद शायद नक्स वोमिका उनके लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि वो पेशेंट के लिए अब बीमारी नहीं रह गई है, वो उनके लिए कोई मिस्टेक नहीं रह गई है। बाय हैबिचुअलिटी ही इज़ डूइंग दिस थिंग रिपीटेडली, तो एक टाइम के बाद तो वो दवाई उनके लिए काम करना बंद कर ही देगी। तो मतलब आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि नक्स भूमिका केवल कुछ समय तक रिलीफ दे सकती है, और जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको अपनी हैबिट में चेंज करना चाहिए रादर देन कि वो नक्स वोमिका के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रह के जो है अल्कोहल कंटिन्यू करते रहे। जी, ये एक भ्रम था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं और फिर उसके बाद हम सुबह नक्स भूमिका ले लेते हैं। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस जवाब से समझ में आ जाएगा कि वो एक समय तक तो नो डाउट कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बहुत रिपीटेडली कंटिन्यू करेंगे तो नो डाउट कि उस मेडिसिन के अपने इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे आने कम हो जाएंगे। एक और सवाल है कि कुछ लोग कुछ मेडिसिन के नाम जान लेते हैं जी, होम्योपैथ के 4, 5, 6 मेडिसिन के नाम जान लिए और उसके बाद वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अब वो कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट होना नहीं है, तो वो अपने आप से ही किसी भी शॉप से जाकर ले लेते हैं जी, और वो अपने हिसाब से इजीली अवेलेबल है तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। तो ये कितना सही है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या अपने आप से लेनी चाहिए? बिल्कुल विक्रम जी, मैं ये चीज़ भी बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी कि ये तो सच है कि होम्योपैथी के अपने कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। मिल्क, हाउ इफेक्टिव इट इज़, हेल्दी है ना, बिल्कुल। हम लोग को नॉर्मली कंसिडर इट टू बी अ फुल डाइट, कि कुछ और नहीं खा रहे हैं अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो नहीं। लेकिन अगर आप मिल्क का सेवन प्रचुर मात्रा में करने के बाद उसको ओवर एक्सीड करने लग जाए, ठीक है, तो क्या आप मानते हैं कि उस दूध के लेने से आपकी बॉडी पे किसी तरह का कोई इफेक्ट आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। शायद आपको लूज मोशन लग सकते हैं, शायद आपका पेट खराब हो सकता है, शायद आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन क्या इसमें मिल्क की गलती है? क्या मिल्क खराब हो गया? नहीं।
तो देखिए ऐसा है, कोई भी चीज़ का अगर वो एक्सेस में यूज़ की जाए तो एक टाइम के बाद, या ये कहते हैं ना, एक रेगुलेटरी वे में अगर हम किसी चीज़ को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक समय के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे आएंगे। प्रॉब्लम यही है कि होम्योपैथी की मेडिसिन के अपने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस के बिना, प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना अगर लेना शुरू करें और ओवर द टाइम उसका कंजप्शन करते रहें तो एक समय के बाद उन्हीं दवाइयों की प्रूविंग उनके बॉडी पे होने लगेगी एंड डेफिनेटली दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स, जो कि हम कह सकते हैं कि बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। मतलब लोगों को बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन कभी नहीं लेनी। बिल्कुल सर, देखिए वो तो अगर आप एक्सेस में नमक और चीनी भी खाएंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे ज़रूर आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरी आपके थ्रू सब लोगों से एक यही विनती है कि कभी भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श लिए, बिना उनकी कंसल्टेशन के, प्लीज़ बेटर नॉट टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। होम्योपैथी में दो शब्द बहुत चलते जी। हैं, मदर टिंचर और एक और शब्द है डाइल्यूशन, पोटेंसी। पोटेंसी। जी हाँ, मदर टिंचर और पोटेंसी को लेकर जी, जी। बड़ा लोगों में रहता है। ये क्या, कैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है कि ये मदर टिंचर है, ये क्या काम करेगी, पोटेंसी क्या होती है, मदर टिंचर क्या होता है, काम क्या है? देखिए सर, ये तो एक बहुत लंबा, मतलब दिस पॉडकास्ट विड बी वेरी स्मॉल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। बेसिकली हमारी होम्योपैथी के अपने देयर आर 7 डिफरेंट कार्डिनल प्रिंसिपल एंड वन ऑफ देम इज़ प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक डायनामाइजेशन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो बनती हैं वो डिफरेंट मटेरियल से प्रोड्यूस होती है, जिसमें कि कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, कुछ एनिमल सब्सटेंस भी होते हैं, जिनके थ्रू हम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं। डाइल्यूशन वर्ड और मदर टिंचर वर्ड इज़ द फेज ऑफ दोज थिंग। मतलब हम जब मेडिसिन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो मेडिसिन बन के निकल के आती है, उसका नाम हम मदर टिंचर देते हैं। उस मदर टिंचर को जब हम प्रॉपर, जो हमारी प्रॉपरली गाइडलाइंस बनाई हुई हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बनने का, ड्रग डायनामाइजेशन, हम जब पोटेंटाइजेशन के साथ साथ उसकी पावर को, डायनामिक पावर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो मदर टिंचर के बाद जो नेक्स्ट डोज आएंगी वो आपकी पोटेंसीज बननी शुरू होती हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग 6, देन 30, देन 200, देन 1000 एंड सो ऑन। इट्स लाइक दिस। तो जैसे मेडिसिन कुछ होती हैं जिनको पानी में डाल के लिया जी। जाता है, पानी की मात्रा कम ज़्यादा होती है, जी जी। कुछ टंग पर ली जाती हैं, जी। डायरेक्ट ली जाती हैं। तो मदर टिंचर को मदर टिंचर को यूजली हम वाटर में डिजोल्व करके लेते हैं, और जो पोटेंसीज होती हैं आइदर विल डिस्पेंस इट विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, लाइक 1 टीस्पूनफुल ऑफ वाटर, और द बेस्ट पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग द डाइल्यूशन इज विद द स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जो छोटी छोटी मीठी गोलियां आपने होम्योपैथी के बारे में देखी होंगी, सुनी होंगी। सो दैट इज़ द बेस्ट मीडियम टू डिस्पेंस द मेडिसिन। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव आपने जो देखा हो कि आपको लगा हो कि हाँ, मैं एक सही फील्ड में हूँ, मैं होम्योपैथी की फील्ड में हूँ, कुछ ऐसा कनेक्ट होती हूँ, बातें याद आती हूँ, मेमोरी से नहीं निकलती हूँ? ऐसा बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं, बट आपने बात की है तो मैं अपनी लाइफ का सबसे पहला इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उस समय मैं अपनी एमडी की प्रिपरेशन में थी और मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ एमडी में थी। हम लोग एक पेशेंट को हमने कंसल्ट किया। द पेशेंट वाज सफरिंग विद ओलिगोहाइड्रोमेनियाज। ओलिगोहाइड्रोमेनियाज इज़ अ बेसिकली अ प्रेगनेंसी कंडीशन है जिसमें कि जो कि आपके यूट्रस में वाटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है। तो हमारे पास एक 7 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी का केस आया। ऑल्दो पेशेंट वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद अस, तो पेशेंट की मदर ही हमारे पास आई, उन्होंने पेशेंट की कंडीशन को डिटेल किया। 7 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी थी, पेशेंट वाज डायग्नोज विद ओलिगोहाइड्रोमेनियाज। कंटेंट बहुत कम होता जा रहा था, डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि हम आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। मदर जो थी पेशेंट की वो बहुत, शी वॉज अ फास्ट बिलीवर ऑफ होम्योपैथी। शी केम टू अस, हमने टेलीफोनिक कन्वर्जेशन किया, पेशेंट से बात की, उनका केस टेकिंग किया, केस लिया, प्रॉपर उनसे सिम्टम पूछे एंड वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। आफ्टर 2-3 डेज वी केम टू नो कि पेशेंट वॉज स्टेबलाइज्ड, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई है। शायद वो एक नॉर्मल इंसिडेंट था जो शायद वहाँ हम बीइंग एन डॉक्टर जो हमारी ड्यूटी थी हमने किया और पेशेंट को रिलीफ हुआ, शायद ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती। लेकिन जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ दिस इंसिडेंट, दैट लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी वो अपने 1 महीने के बच्चे को लेके हमारी ओपीडी में आई एंड शी वॉज लिटरली हैंडेड ओवर दैट चाइल्ड टू अस
कि डॉक्टर साहब ये वो बच्चा है जिसे कि इस दुनिया में आने से मना कर दिया गया था, बट इट ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, जिनकी वजह से आज मैं इस बच्चे को अपनी गोद में खेलते हुए देख सकती हूँ। सो विक्रम जी, वो एक लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने अंदर तक हमें हिला दिया कि एक्चुअली दिस इज़ द पावर ऑफ होम्योपैथी, कि जहाँ सब कुछ फेल था, शायद डॉक्टर विद इन 24 आवर्स उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन विद दी होम्योपैथिक मेडिसिन हमने उस केस को हैंडल किया, डील किया, और आज एक्चुअली दैट लाइव चाइल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि थैंक गॉड दैट यू हैड चूजन मी फॉर दिस फील्ड, क्योंकि यू नो डेस्टिनी ड्रैग्स इटसेल्फ। मुझे होम्योपैथ बनना है, ये शायद मेरी कोई बहुत लॉन्ग डिज़ायर नहीं थी, इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट कि मैं होम्योपैथी में आई, लेकिन आने के बाद आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड कि मैं इस फील्ड में हूँ, एंड आई एम फ्यू ऑफ द लकीएस्ट पीपल, क्योंकि हर कोई वो चीज़ नहीं कर सकता जो आज मैं कर रही हूँ। पीपल आर कमिंग टू मी, पेशेंट्स आर कमिंग टू मी, एंड आई एम हेल्पिंग। मैं उस आज स्टेज में हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ हूँ। ये बहुत अच्छी कहानी आपने बताई कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा जब आपको लगा कि दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके बाद परमात्मा की कृपा है कि ऐसे और बहुत से इंसिडेंट हुए जिन्होंने इस चीज़ का रियलाइजेशन कराया कि वी आर जस्ट द मीडियम। देखिए, करने वाला तो है परमात्मा है, क्योंकि लेकिन उसने हमें निमित्त मात्र बनाया है कि हम इस चीज़ को आगे परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो परेशानी से जूझ रहा होता है, बीमारी से जूझ रहा होता है, जब उसको कोई ठीक कर देता है, उस कंडीशन से निकाल कर लाता है, तो वो कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हो। और विक्रम जी, मुझे लगता है कि ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है, जब आप अपने से उम्र में, मतलब दुगनी उम्र के लोगों को भी अपने सामने हाथ जोड़ के और उनका ग्रीटिंग्स आप लेते हैं, मतलब वो फीलिंग, वो जो एहसास है वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में शायद उससे ज़्यादा खुशी उस टाइम कोई डॉक्टर फील कर सकता है जब उसका पेशेंट आगे एक होपलेस कंडीशन से निकल के वो आपको थैंक यू कहने आता है, दैट टुडे आई एम ऑल फाइन, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एलोपैथ के बाद होम्योपैथ दूसरे नंबर पर आज वर्तमान में भारत में है। आयुर्वेद भी बढ़ रहा है, जी, जी। यूनानी मेडिसिन भी बढ़ रही जी। है। आप क्या हमारे व्यूअर्स को संदेश देंगे कि वो एलोपैथ को भी एक्सपीरियंस करें, अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, कि जो समस्या का समाधान एलोपैथ में नहीं है या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जी जी, वो होम्योपैथ से कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या आपके पास में कोई ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके माध्यम से लोग इजीली समझ पाएँ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो ज़रूरत है वो एक बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को समझ आने लगी है, दैट एलोपैथी इज़ नॉट द ओनली मेडिसिन। दैट्स वाई नाउ वी हैव द आयुष डिपार्टमेंट। आप देखेंगे आयुष मिनिस्ट्री ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया में जो होम्योपैथी का सबसे पहला इनॉग्रेशन ऑफिशियली लीगली जो हुआ, दैट वाज इन 1973। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना हुई, और उसके बाद जो थे होम्योपैथी का यहाँ पे क्या रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे उस पर काम करना चाहिए, क्या रिसर्च वर्क होना चाहिए, वो सब शुरू हुआ। आज के टाइम में तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष डिपार्टमेंट ही अलग बनाया हुआ है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी, यूनानी, ऑल दिस। सो नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच। हम सिर्फ होम्योपैथी या सिर्फ आयुर्वेदा या सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं कर सकते। वी शुड कंसिडर ऑल सिस्टम टुगेदर, कि जहाँ जिसकी जो प्रोफिशेंसी है हम उस चीज़ के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रैक्चर का केस है, एक ट्रॉमा का केस है, एक्सीडेंट का केस है, आप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एन होम्योपैथ और द एलोपैथ सपोज टू इमीडिएटली गिव द मेडिसिन एंड पेशेंट विल रिकवर लाइक दिस। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, उस समय पे नो डाउट कि उनको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत है, जिसमें कि आप एलोपैथी से उस टाइम उसका फर्स्ट एड कीजिए, लेकिन अगर साथ में आप एज अ सपोर्टिव मेथड आप होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करेंगे और ऐसे केसेस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन देना शुरू करेंगे, तो रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगा। हमारा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि हम आईसीयू पेशेंट्स में भी जब हम मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, तो कंपेयर टू द नॉर्मल पेशेंट रिकवरी रेट, उन पेशेंट का रिकवरी रेट ज़्यादा अच्छा होता है जिन्होंने कि एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन का सपोर्ट लिया है। एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उस मेडिसिन का नाम। जी। फ्रैक्चर हो गया था उनको, एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर उनको चढ़ा दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ का कुछ वो ले रहे थे।
और शायद वो मदर टिंचर ही उन्होंने मुझे बताया था जी, कि वो कुछ ले रहे हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी रिकवरी उनकी होने फ्रैक्चर लगी। रेट में सिम्फाइटम मदर टिंचर इज़ वन ऑफ द मेडिसिन कि अगर किसी को बोन फ्रैक्चर है, पेशेंट प्लास्टर में भी है, तो अगर आप सिम्फाइटम मदर टिंचर साथ में देंगे, प्लस एक और एड ऑन मेडिसिन आप आर्निका अगर और उनको साथ में एड पोटेंसी फॉर्म में 30 और 200 डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट रिक्वायरमेंट अगर आप उन्हें देंगे, तो रिकवरी रेट एक नॉर्मल पेशेंट के कंपैरेटिवली उस पेशेंट में ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि बोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो उस मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद जल्दी होती है। जैसे एलोपैथ में, मैं बार बार एलोपैथ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये परिचलन में है, ये बिल्कुल, बड़े जी, साधारण जी, बिल्कुल सही कहा चीज़ों में आपने। है। किसी के सर में दर्द होता है तो एक मेडिसिन है वो बता दी जाती है, चाहे वो रामलाल को हो या श्यामलाल को हो या भजनलाल को, जी, वो जी। एक ही मेडिसिन चलती है। जी जी होम्योपैथ में भी ऐसा ही है कि अगर चाइना 200 लेनी है तो सभी को चाइना 200 सूट करेगी। नहीं विक्रम जी, यहाँ हमारी थोड़ी सी कुछ स्पेशलाइजेशन आ जाती है जहाँ हम खुद को एलोपैथी से अलग करके चलेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारे कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें वन ऑफ देम इज़ इंडिविजुअलाइजेशन, कि पेशेंट बेसिकली वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट नॉट द डिजीज़। आप अगर आप हमारा लिटरेचर उठा के देखें, आपने हेडेक का एग्जांपल लिया, तो एक हेडेक के लिए आई हैव 150 मेडिसिन विद मी, 150 दवाइयाँ हैं मेरे पास, लेकिन कौन से केस में मुझे कौन सी दवाई देनी है ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ मेरे पास आ रहा है। तो जैसा आपने कहा कि मैं एक सभी हेडेक वाले पेशेंट्स को कोई एक सिंगल मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती, क्योंकि सभी हेडेक पेशेंट की अपना ओरिजिन डिफरेंट होगा, उसके कॉजेटिव फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, उनकी मोडालिटीज़ कि उनको किस चीज़ से आराम मिल रहा है, किस चीज़ से उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की सिम्टम्स किस तरह से आ रहे हैं। तो उन 150 दवाइयों के अंदर मुझे कोई एक दवा उस पेशेंट के लिए सेलेक्ट करनी होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पेशेंट को हेडेक, अगर 4 पेशेंट हेडेक के आ रहे हैं तो एक को अगर बेलाडोना 200 प्रिस्क्राइब कर दिया तो बाकी तीनों को भी बेलाडोना 200 ही काम करेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करते हैं कुछ बीमारियों को लेकर, जी। कुछ डिजीज को लेकर, जी जी आजकल बहुत आमतौर पर देखा जाता है फैटी लीवर से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जी। तो उसमें होम्योपैथ की कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जो काम कर सकती हैं? देखिए विक्रम जी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली देर इज़ नो सिंगल मेडिसिन अप्लाइड फॉर अ डिजीज़ कंडीशन। हम सिर्फ एक दवाई किसी एक बीमारी के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जैसे अब आजकल फैटी लीवर बहुत कॉमनली यूज्ड है, तो आई कैन नेम फ्यू ऑफ द मेडिसिन दोज कैन बी हेल्पफुल फॉर दिस डिजीज़, लाइक कार्डस मदर टिंचर है, चेलिडोनियम है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है। बट इन दवाइयों का सेवन जो है वो पेशेंट अगर अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से करे तो डेफिनेटली होम्योपैथी मेडिसिन से उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक और समस्या जो देखने को मिलती है, मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ। हाँ, क्योंकि ये स्कूल स्टूडेंट से लेकर जी। आप वर्किंग हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, सब लोग परेशान हैं। जी। तो उसमें होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है? बहुत हेल्पफुल है। देखिए, बिकॉज हमारा तो जो कॉन्सेप्ट है वो ही ये है कि हम एक सिर्फ पेशेंट की जो फिज़िकल हेल्थ है हम सिर्फ उस पर काम नहीं करते, हमारी मेडिसिन का काम उसके मेंटल लेवल पे होता है। होम्योपैथी के जो 3 पिलर्स हैं वो कहते ही ये हैं कि एक फिज़िकल कंडीशन है, एक आपकी मेंटल कंडीशन है, एंड द थर्ड इज़ द वाइटल फोर्स। नाउ आई एम यूजिंग अ न्यू टर्म, वाइटल फोर्स। सो वाइटल फोर्स इज़ डिस्क्राइबिंग कि जो हमारी इनर एनर्जी है। होम्योपैथिक मेडिसिन का अपना काम ही ये है कि हम उस वाइटल फोर्स को एनर्जाइज करके इस लेवल तक ले आते हैं कि वो जो भी बीमारी हमारे शरीर में एंटर कर रही है वो उसको फाइट कर सके। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर आप यूज़ करेंगे तो मेंटल लेवल पे इन दवाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं फ्यू ऑफ द एग्जांपल, वो आजकल का जो जिस तरह का इतना कंजेशन आसपास चल रहा है, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है। जैसे आपने कहा, एक छोटा सा स्कूल स्टूडेंट से लेके मल्टी बिलियनियर तक, एवरीबडी सफरिंग विद डिप्रेशन। सो लाइक वन ऑफ द मेडिसिन इज़ कालीफॉस, बहुत इफेक्टिव है। लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीपलेसनेस, नींद ही नहीं आ रही बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। यू कैन स्टार्ट टेकिंग कालीफॉस, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। देन पेसिफ्लोरा मदर टिंचर, एविना सटाइवा मदर टिंचर। तो इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं जो जर्नली नॉर्मली हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पेशेंट डिप्रेशन से ग्रस्त है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर तक्षशिला जी, जो कि होम्योपैथ के बारे में हमें बता रहे थे कि होम्योपैथ कब प्रारंभ हुआ और क्या सफ़र रहा इनका, कौन सी बीमारी में किस तरीके से होम्योपैथ की तरफ जाना चाहिए और होम्योपैथ को लेने से पहले एक अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ।